बातें चल रही है परमाणु की संरचना पर। और परमाणु की संरचना में हमने बात कर ली थी आपकी कल जो हमने पढ़ा था कि थॉमसन मॉडल क्या है और रदरफोर्ड मॉडल क्या है। थॉमसन मॉडल की जो हमने बात की, थॉमसन की मैंने आप लोगों को बताया था कि थॉमसन कहते हैं कि परमाणु को धनावेश से खुला, जिसमें जो धनावेश होता है वो समान रूप से वितरित करता है। धनावेश मतलब प्रोटॉन और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो परमाणु की साइकिल के बारे में नहीं बता पाया। इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा कण प्रयोग करते हैं, अल्फा कण भी धनात्मक कीमाइन होते हैं और अल्फा कणों पर जब पहुंचा दी जाती है तो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिकांश परमाणु का टुकड़ा होता है, इसमें से अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण परिवार से विचलित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कणों को 20 साल में से एक अल्फा कण परमाणु के बिल्कुल मध्य में टकराता है और वापस मुक्त करा जाता है। और इसी धारणा उसकी परिकल्पना के आधार पर इन्हीं परिणामों के आधार पर परमाणु प्रस्तुत की जो अवधारणा है वो तब थी। जिसमें पहला बात ये थी कि परमाणु अधिकांश टुकड़ा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, नहीं प्रणाली जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश से द्रव्यमान इसका भार होता है, प्रोटॉन होते हैं बिल्कुल नाभिक में पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, जिसको नाभिक कहा जाता है। परमाणु जितना धनावेश होता है उतना धनावेश होता है, परमाणु जितना उदासीन होता है और परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। ये सारी बातें बताते हैं हमारे रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन मॉडल के बारे में कमियां ये रहेगी कि ये भी नहीं बता पाए कि परमाणु स्थायी कैसे है भाई। उसने ये नहीं बता पाया कि धनावेश स्थिति क्या होगी, परमाणु में धनावेश कहां पाया जाता है, ये बात नहीं बता पाए। वो ये भी नहीं बता पाए कि जब भी कोई धनावेश तरफ से वर्ताकार चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। मैक्सवेल कहते हैं कि जब भी कोई धनावेश तरफ वर्ताकार चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। और रदरफोर्ड तो ये कहता है कि जो धनावेश चक्कर लगाता है, चक्कर लगाएगा धनावेश, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। वो अंत में ऐसे सर्कल आकार गति करता हुआ, ऐसे सर्कल आकार गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसमें आएगा नाभिक में गिर जाएगा। और जब नाभिक में गिर जाएगा इस आधार पर परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन परमाणु स्थायी होता है और इसके बारे में वो नहीं बता पाया, इसके बारे में नहीं बता पाया आपके रदरफोर्ड साहब। और इसका दूर करने के लिए तीसरा मॉडल प्रस्तुत करते हैं बोर। तीसरा जो मॉडल है याद रखना बोर मॉडल, याद रखिएगा अगला जो मॉडल है वो आपका बोर मॉडल और बोर साहब अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल तो ये क्या है ध्यान रखना, सन 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, हाइड्रोजन परमाणु सन 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना में उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, संरचना में उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया जिसका आधार बोर मॉडल, जिसका आधार रदरफोर्ड मॉडल, जिसका आधार रदरफोर्ड मॉडल था, जिसका आधार रदरफोर्ड मॉडल था। इस मॉडल की परिकल्पनाएं, इस मॉडल की मतलब बोर मॉडल की परिकल्पनाएं, इस मॉडल की परिकल्पनाएं, इस मॉडल की परिकल्पनाएं निम्नलिखित है। तो याद रखना हाइड्रोजन ऐसा परमाणु होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणु होता है, एक इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणु होता है उसी को आधार मानकर बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। तो ये पहली बात क्या है परिकल्पना में, पहली बात परमाणु का अधिकार, परमाणु के केंद्र में नाभिक, याद रखना जो बात रदरफोर्ड कहते हैं वो ये भी कहते हैं। तो ये बात कहती है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक पाई जाती है, केंद्र में नाभिक पाई जाती है, नाभिक पाई जाती है। यही बात बताते हैं, यही बात रदरफोर्ड ने जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसमें धनावेशित कण, जिसमें जो धनावेशित कण होते हैं, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ये बात भी कहते हैं कि ठीक है परमाणु के बिल्कुल केंद्र में नाभिक होती है, उसी नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये बात आपके रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि जो परमाणु होते हैं परमाणु के केंद्र में नाभिक पाई जाती है जिसमें धनावेशित कण जो होते हैं वो प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट बताई कि नाभिक के चारों ओर, ध्यान सुनना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में, निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में, निश्चित ऊर्जाओं की कक्षा में, निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में वर्ताकार चक्कर लगाता है, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर, ऊर्जा की वर्ताकार कक्षाओं में, निश्चित ऊर्जा की वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा निश्चित, और निश्चित ऊर्जा का वर्ताकार चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा कम होती है ना उसकी ऊर्जा अधिक होगी। भाई आपका रदरफोर्ड क्या कहता है, रदरफोर्ड ये तो कहता था कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसको भाग इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब रदरफोर्ड की इस कमी को दूर करते हैं वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उन कक्षाओं की ऊर्जा जो होती है नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, 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 चक्कर लगाते जिन्हें कक्ष कोश ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर या ऑर्बिट कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भाई कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर ऑर्बिट कहते हैं। ये बात कहते हैं आपके बोर्ड, और क्या कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है जिन्हें कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसको भाग में चक्कर लगा रहा था उसको भाग में निश्चित ऊर्जा उन कक्षों की ऊर्जा निश्चित होती है और उन निश्चित ऊर्जा के पथों में चक्कर लगाता है, इन पथों को कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। याद रखना कक्ष कहते हैं या कोश कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं, उनमें वो चक्कर लगाता है हमारा इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। नाभिक से दूरी के आधार पर, नाभिक से दूरी के आधार पर, नाभिक से दूरी के आधार पर इन कक्ष कोश या ऊर्जा स्तरों को नाम दिया जाता है, या ऊर्जा स्तरों को क्रमशः के एल एम एन ओ आदि नाम दिए जाते हैं, आदि नाम दिए जाते हैं। नाभिक से दूरी के आधार पर इनको नाम दे दिया गया, इन कक्षों को ये होगी आपकी नाभिक। बिल्कुल मध्य में क्या पाई जाती है, बिल्कुल मध्य में नाभिक पाई जाती है और इस नाभिक में प्रोटॉन पाई जाती है। इनके चारों ओर जो पाया जाता है उसको कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये है आपके कक्ष कोश ऊर्जा स्तर, इन्हीं को कहा जाता है। नाभिक से दूरी के आधार पर नाम दिया गया, एक
इनको नाम दिया गया, के नाम है ये पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम, एन और ऐसे ही ओ आगे पी क्यू आर एस, इस प्रकार इनको नाम दिया गया। नाभिक से दूरी के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया। क्या क्या नाम रखा गया देखो, इनका नामकरण किया गया है, दोबारा देते हैं, इनका नामकरण यहाँ लिख देते हैं, के है, पहले कोष का नाम तो के रखा गया, पहले का नाम के है, दूसरे का एल है, तीसरे का एम है, चौथे का एन है, ओ है, ऐसे नामकरण इनका किया गया है। नाभिक से दूरी के आधार पर इन्हें क्रम से नाम दिए गए, के एल एम एन ओ पी एस के नाम। तो इन्हीं ऊर्जा इन कक्षों की ऊर्जा, नाभिक से दूरी इसकी ऊर्जा होती है, इस वाली की ऊर्जा होती है, इस वाली की ऊर्जा होती है, इस वाली की ऊर्जा होती है, और इस प्रकार इनमें बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इनमें कौन बैठे होते हैं भाई, इनमें बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्कर लगाते रहते हैं। जब इन ऊर्जाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा तो कम होती है, ना की अधिक होती है, मतलब निश्चित ऊर्जा की वर्ताकार कक्षाएं ये निश्चित ऊर्जा की होती है, मतलब इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। जब ऊर्जा निश्चित होती है तो ना ऊर्जा कम होती है ना ऊर्जा अधिक होती है, निश्चित ऊर्जा है, ये निश्चित ऊर्जा की वर्ताकार कक्षा। तो अब यहाँ पर मैक्सवेल जो बात थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा कोई भी आवेशित परस्पर, जैसे इलेक्ट्रॉन एक आवेशित परस्पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको कम होनी चाहिए, लेकिन ये बोर्ड कहते हैं नहीं, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा उनकी जो कक्ष होते हैं, जो कक्ष होते हैं, ऊर्जा होती है, तीन बातें होंगी। अब नाभिक से दूरी के आधार पर किन कक्ष कोष ऊर्जा को क्रम से के एलिमेंट नाम दिया गया होता है, याद रखिएगा। तो पहले कक्ष का नाम होता है, पहले कक्ष का नाम होता है तो के कहा गया, दूसरे को एन कहा गया, तीसरे को एम एन ओ पी कहा गया। चौथी बात को क्या कहता है, जब चौथी बात कहता है जब ये नाभिक है, इनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऊर्जा के कक्षों में चक्कर लगाते हैं, तो इनकी ऊर्जा तो बोर्ड के अनुसार ध्यान रखना, बोर्ड के अनुसार, बोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है निश्चित ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, कक्ष या कोष में चक्कर लगाता है, तो उसकी ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो चक्कर लगाता ही रहता है, ना उसकी ऊर्जा कम होती है ना उसकी ऊर्जा अधिक। ये बात बता देता है आपको, तो यही बात तो नहीं बता पाया था रदरफोर्ड कहता है निश्चित ऊर्जा पर चक्कर लगाता है, वो कहता है कि नाभिक के चारों नाभिक चक्कर लगाता है, रदरफोर्ड कहता है निश्चित ऊर्जा के कक्षों में चक्कर लगाता है, तो ऊर्जा को के एलिमेंट नाम दिया गया, कोषों को नाम दिया गया। और जब किसी भी कक्ष में निश्चित ऊर्जा के कक्ष में वो चक्कर लगाता है जिसकी ऊर्जा ना तो कम होती है ना अधिक होती है, यानी उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बच्चों की बात जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से कोई ऊर्जा देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, तो वह ऊर्जा ग्रहण करके, तो वह ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्रोत में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर कक्ष या कोष में चला जाता है, तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करके, तथा इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस निम्न ऊर्जा स्तर कक्ष या कोष में आ जाता है। मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा जाती है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा को ग्रहण करके ऊर्जा स्तर कक्ष में चला जाता है, तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस निम्न ऊर्जा स्तर कक्ष में आ जाता है। मतलब समझ रहे हैं इसका, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, ये कोष में बैठा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कुछ ऊर्जा स्तर में चला जाता है, कुछ एम चला जाता है, एम में चला जाता है, यहाँ चला जाता है, और यहाँ चक्कर लगाता है, फिर वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस अपने उस मूल पद पर आ जाता है जहाँ उसका मेन पद है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और वापस अपने मूल पद में आ जाता है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है बाह्य स्रोत से, मान लो मैं ऊर्जा देता हूँ, तो वो ऊर्जा ग्रहण करके कुछ ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और अपनी ऊर्जा को करेगा, फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और वापस अपने मूल पद पे आ जाता है। तो ये बात बता रहा है, वो इसका याद रखिएगा, तो वापस निम्न ऊर्जा स्तर कक्ष कोष में आ जाता है, अपने वापस मूल पद में आ जाता है। अगली बात जो है पहली बात थोड़ा समझ के देखना क्या कहता है। छठी बात जो है इसकी याद रखिएगा, छठी बात है ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कक्षीय कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग mvr बराबर nh बटा 2 पाई का कोणीय संवेग nh अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है, उन्हीं में वो चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कक्षीय कोणीय संवेग nh अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है। अर्थात क्या कहता है, अर्थात कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है, कक्षीय कोणीय संवेग इसको बोलते हैं, इसको mvr से लिखते हैं, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई, जहां यानी क्या लिखा है, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, जहां n बराबर होता है, कक्ष या कोष की संख्या, और ये हो सकती है आपकी 1 2 3 ऐसे 4 5 कुछ, और h जो होता है वो प्लांक्स स्थिरांक होता है, ये प्लांक्स स्थिरांक होता है, h क्या है, प्लांक्स स्थिरांक होता है, तो ये होता है mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, जब वो वर्ताकार चक्कर लगाएगा, इस चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है, क्योंकि वो जब ऐसे वर्ताकार चक्कर लगाएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम बनता है, कक्षीय कोणीय संवेग बनता है, उसका कक्षीय कोणीय संवेग होता है, मतलब एक तरीके से वेग, उस इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। जैसे बात आपसे पूछे कि m कोष कौन सा होता है, m k l m बराबर होता है 3, मैं k लिख देता हूं, पहले k का लिख देते हैं, k कोष होता है पहला, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा k का मतलब k कोष का कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या है, k कोष का कक्षीय कोणीय संवेग, अगर आपसे पूछे कितना होगा तो ध्यान से, कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, k बराबर 1 लिख दिया, तो mvr बराबर क्या होता है, mvr बराबर होता है nh अपॉन 2 पाई,
तो जहां n है, n जहां क्या है n बराबर 1, क्योंकि ये कोष में क्या होता है n बराबर 1 होता है, mvr क्या हो जाएगा, mvr बराबर हो जाएगा h बटा 2 पाई, ये हो जाएगा n की जगह 1 रखा हमने, n की जगह 1 रखा तो h बटा 2 पाई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कह दें कि m कोष का कक्षीय कोणीय संवेग, m कोष कौन सा होता है, n बराबर a n m तीसरा कोष हो गया, m कोष का कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है, हाँ सुनिए ना, कक्षीय कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, होता है h कोण 2 पाई, तो कक्षीय कोणीय संवेग को mvr से लिखते हैं, mvr बराबर n का मान कितना हो गया 3h बटा 2 पाई, ऐसे आता है। o कोष का देखें तब o कोष का देखें o a l m n o 5 होता है, बराबर कितना हो गया 5, तो 5 का अगर देखिए कक्षीय कोणीय संवेग का कक्षीय कोणीय संवेग कितना होगा, कक्षीय कोणीय संवेग कितना होगा, याद कर लेना कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है वो होता है n कोण 2 पाई। अब कौन सा कोष है o कोष में अगर हम बात करेंगे o कोष में बात करेंगे o बराबर 5 हो गया, mvr बराबर n की जगह 5 h बटा 2 पाई, बस ये आपको याद करना है। इन कोषों का कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है वो ये आपके सामने हम यही बात बताते हैं कोण साहब कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाएगा जिनका एंगुलर जो मोमेंटम होता है, कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है वो mvr बराबर n h कोण 2 पाई के बराबर होता है। अभी क्या होता है कैसे होता है पढ़ लो, n h कोण 2 पाई आपको याद रखना है, n जहां कक्षीय कोष की संख्या होती है और पहला कोष दूसरा कोष तीसरा कोष ऐसे कोष आपको पता है a n m n s, तो ये था आपका बोर मॉडल। और ये बोर मॉडल क्या कहता है ध्यान से सुनना, ये आपका बोर मॉडल है और बोर मॉडल जो था वो आधार था आपका हाइड्रोजन परमाणु संरचना का, और आपको पता है कि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बोर का मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू होता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है बाकी पर लागू नहीं होता है। तो परमाणु के अंदर नाभिक पाई जाती है, इसमें नाभिक से प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा की वर्णाकार तत्व में चक्कर लगाते हैं, इन तत्वों को कक्ष कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो पहली बात आपको ये होगी। दूसरी बात वो कहता है कि नाभिक से दूरी के आधार पर इन कक्ष कोष या ऊर्जा को से केवल नाम दिया गया है, बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा की वर्णाकार कक्ष कोष या कोष में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती है जहां वो चक्कर लगाएगा उनकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगली बात कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो वो उस ऊर्जा में चला जाता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस अपने मूल पर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन केवल वही पता चक्कर लगाता है जिनका कोई कक्षीय कोणीय संवेग n h कोण 2 पाई का पूर्णांक होता है, अर्थात कक्षीय कोणीय संवेग mvr बराबर n h कोण 2 पाई, जहां याद रखिएगा जहां n जो है कक्ष कोष की संख्या होगी x प्लस हो गया, पहले कोष के लिए क्या होगा, दूसरे कोष के लिए क्या होगा, तीसरे कोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान कितना होगा, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो ये था आपका बोर का मॉडल। तो ये जो बोर का मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होता है, अतः यह मॉडल ठीक हुआ। उसके बाद बहुत सारे मॉडल हो रहा है लेकिन वो मॉडल इसकी कमी क्या थी, याद रखना बोर मॉडल की कमी थी। यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु पर लागू, हाइड्रोजन का परमाणु पर आधार हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु पर लागू होता है, याद रखना। अतः होगा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु पर यह मॉडल लागू नहीं, परमाणु पर यह मॉडल लागू नहीं। ये होगी कहानी की बात कम। तो ये हो गया आपका बोर का मॉडल। तो परमाणु की संरचना को समझने के लिए कौन सा मॉडल, बोर मॉडल और तीनों मॉडल होंगे हमारे बोर का। अब हम कर रहे हैं परमाणु की संरचना। अब इस आधार पर परमाणु की संरचना देखिए, परमाणु की संरचना ध्यान से। परमाणु 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, एक गोलाकार संरचना है, 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या की एक गोलाकार संरचना होती है, याद रखना। अब आपको पता है कि परमाणु की संरचना पढ़ते हैं हम, परमाणु की संरचना में याद रखिएगा, परमाणु की संरचना पढ़ते हैं तो मोस्टली परमाणु की संरचना में दो भागों की चर्चा करें। तो परमाणु क्या है, अगर हम बात करें परमाणु ध्यान से, परमाणु एक सूक्ष्म आकृति की गोलाकार संरचना है, परमाणु एक सूक्ष्म आकृति की गोलाकार संरचना है जिसका आकार 10 की पावर -10 मीटर होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। इसकी संरचना में दो भाग, इसकी संरचना में दो भाग, पहला होता है इसका बाह्य भाग, या इससे पहले नाभिक हो गया, एक भाग होता है उसका नाभिक और दूसरा इसका भाग होता है बाह्य भाग। इसको कक्ष कहते हैं, इसको कोष कहते हैं, इसको ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये तो परमाणु में दो भाग होते हैं, एक नाभिक होता है, कक्ष कोष या ऊर्जा स्तर होता है। एक नाभिक होता है, परमाणु के बिल्कुल सेंटर में नाभिक होती है, उसके चारों का भाग कक्ष कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं, इसको बाद में बोर्ड में बताया। तो आपको पता लगा कि परमाणु की संरचना में दो भाग होते हैं, नाभिक होता है, एक होता है हमारा कक्ष कोष या ऊर्जा स्तर। तो पहला जो भाग बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पढ़ के आ चुके हैं। पहला भाग है नाभिक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान से न्यूक्लियस क्या है, परमाणु का केंद्रीय भाग, परमाणु का केंद्रीय भाग, इसका जो आकार होता है 10 का पावर -15 मीटर। कोष इसकी कितनी रखो, परमाणु की नाभिक की कोष किसने किया, याद रखिएगा। इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला दें तो क्या कहलाएगा, हमारा न्यूक्लियॉन कहलाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला भाग, नाभिक का है, ये नाभिक हो गया, याद रखिएगा। तो ये हो गई तुम्हारी नाभिक, इसमें कौन बैठे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं। इसके चारों ओर का जो ये भाग, ये वाला भाग, ये कक्ष कोष या ऊर्जा स्तर कहलाता है। ये पहला भाग का है MO ऐसे कहते हैं। ये हो गया बाह्य भाग, ये बाह्य भाग हो गया, इसी को कक्ष कहते हैं, ये बोर्ड ने बताया आपको, पता है कोष कहते हैं, और इसी को ऊर्जा स्तर कहते हैं, तो ये हो गई यहाँ पर नाभिक। तो इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पर जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्य भाग, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दो भागों में पहला परमाणु नाभिक, परमाणु केंद्रीय भाग, आकार 10 की पावर 15 मीटर की ऊर्जा पूर्ण किया, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा जिसका भाग होता है, याद रखिएगा, दूसरा जिसका भाग है उसे हम कहते हैं बाह्य भाग, इसी को कहते हैं बाह्य भाग, इसी को कहते हैं कक्ष, इसी को कहते हैं कोष और इसी को कहते हैं
के चारों ओर का नाभिक के चारों ओर का भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बाकी भाग कक्ष या कोष कहलाता है, या कोष है। नाभिक से दूरी के आधार पर, नाभिक से दूरी के आधार पर इन्हें क्रम से के एल एम एन ओ पी क्यू आर आदि नाम है। ये होगी बात। दो भागों में एक नाभिक हो गया, एक बाह्य भाग कक्ष कोष हो गया, याद रखिएगा। इसी कोष में इसी कोष या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n स्क्वायर उत्तर मिले, जिसे कोर परिधीय जिसे कोर परिधीय इसी कोष में इलेक्ट्रॉन के लिए 2n स्क्वायर काम देते हैं। और किसी भी कक्षा कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n स्क्वायर में से कोर परिधीय कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना आराम से। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, के कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन, अगर ये निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तुम्हारे सामने सूत्र होता है 2n स्क्वायर होता है। तो n बराबर के कोष, के होता है पहला, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 2 की जगह अगर मैं 1 स्क्वायर कर दूं 2 गुना 1 होगा, उत्तर आ जाएगा 2। तो के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n स्क्वायर द्वारा यही बनता है। अगर मैं इस प्रकार बात करता हूं, के के बाद l कोष, के बाद l कोष, जैसे मैं लिखता हूं डायरेक्ट, या ऐसे ना करें हम, और हम अगर डायरेक्ट लिखें इसमें एक काम आ रहे हैं, मैं लिखूं कोष, यहां लिखूं मैं n और अधिकतम इलेक्ट्रॉन और अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोर बरी ने नियम दिया हुआ है, जिसको कहते हैं 2n स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो पहला कोष के का मान n की जगह 1 लिखते हैं, l में n की जगह 2 आ जाएगा, m में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो 1 स्क्वायर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 गुना 2 की स्क्वायर कर 2 दूनी 4 दूनी 8, l की बात m में बात करें तो 2 गुना l की जगह 3 का स्क्वायर कर 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर मैं m के बाद के n कोष लिखूं, n का मतलब 4, तो 2 स्क्वायर में 2 आ जाएगा, और n की जगह मैं 4 लिखूं, 4 स्क्वायर 4 16 दूनी 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आप किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, l में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इसके बाद m में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और n में 32 के बाद 50, ऐसे आराम से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो, याद रखिएगा। तो ये हो गए तुम्हारे याद रखिएगा, ये हो गए आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने की सूत्र 2n स्क्वायर। अभी पास परमाणु संरचना में दो भाग पढ़िए, नाभिक और इसके बाद कक्ष कोष भी बने होते हैं। आगे जो कक्ष कोष होते हैं ये उपकोष में बने होते हैं, उपकोष। तो ये उपकोष मैं पहले कक्ष क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो कक्ष क्या, तो नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है कक्षक कहलाता है। तो कक्षक क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा जहां होती है उसी को कक्षक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, मतलब कक्ष में भी उपकक्ष में कक्षक होगी, मतलब कक्षक वो स्थान होता है नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा, 95% इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, कक्षक कहलाता है। एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मान लीजिए कक्षक, और इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा ऐसे आएगा, विपरीत चक्रण, मतलब एक का चक्कर क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब अगर ये नाभिक है और नाभिक में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, दूसरा इधर घूमेगा, मतलब एक क्लॉकवाइज चलेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। विपरीत चक्रण के कम से कम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कक्षक क्या होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद होते हैं उपकक्ष, या इन्हें उपकोष कहते हैं, या इन्हें सब ऑर्बिटल कहा जाता है। सब ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट क्या होते हैं? कोष उपकोषों से मिलकर बने होते हैं, कोष या कक्ष होते हैं, उपकोष या उपकक्ष से मिलकर बने होते हैं, उपकोष या उपकक्ष से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कोष या कक्ष होते हैं, कोष या उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। याद रखिएगा, जो तुम्हारे उपकोष होते हैं या उपकक्ष होते हैं वो हमेशा किससे मिलकर बने होते हैं? जो कोष होते हैं वो उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। कोष या उपकोष से मिलकर बने होते हैं। ये 4 होते हैं, ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 4 पढ़ें। ये 4 होते हैं, S D P और F। ये 4 पढ़ने हैं, G भी होता है, H भी होता है, लेकिन हमें 4 पढ़ना है, S P D है, 4 होते हैं। कोष होते हैं, कोष में कक्षक सबसे बड़ा कौन हो गया? कोष में कौन होते हैं? कक्षक होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा। सबसे पहले उस S उपकोष, यह गोलाकार आकृति का होता है, इसमें एक कक्षक, जब एक कक्षक है तो हमें पता है एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें एक कक्षक होता है, इसमें अधिकतम
दो इलेक्ट्रॉन आते या आते, दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन। एस के बाद दूसरा होता है पी, पी उपकोष। पी उपकोष होता है, यह डबल आकृति का, यह है डबल, यह डबल आकृति का, ऐसे डबल, यह डबल आकृति का, यह डबल आकृति का, यह डबल आकृति का होता है। इसमें तीन कक्षक, इसमें तीन कक्षक, एक कक्षक में दो आते तो तीन में कितने आएंगे, 6। इसमें तीन कक्षक, और जब तीन कक्षक होते हैं तो बताना भी एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन तीन में कितने आएंगे, 6। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। इसमें अधिकतम 6 आते हैं, तीन कक्षक होते हैं, तीन कोष। देखो सबसे ऊपर कोष, फिर उपकोष और कोष में कक्षक। देखो दो भागों में बांटा, नाभिक और कोष या कक्षक। कोष कक्ष के आगे बढ़े हो तो कोषों में कोष बढ़े कक्षक, और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन। डी उपकोष के बाद अगला आता है हमारा डी उपकोष, डी उपकोष 3 नंबर पे डी उपकोष। और जो डी उपकोष होता है, याद रखना इसकी आकृति, इसकी आकृति त्रिडबलाकार, त्रिडबलाकार, त्रिडबलाकार हो, यही याद रखना। डबल डबल, एक डबल ऐसे डबल का आकार, दूसरा भी ऐसे, ऐसे त्रिडबलाकार, दो डबल वाले। इसमें 5 कक्षक, इसमें 5 कक्षक होते हैं, और तुम्हें पता है कि 5 कक्षक होते हैं, एक में कितने आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। इसमें अधिकतम कितने आएंगे, इसमें अधिकतम, इसमें अधिकतम, जब एक में दो आते हैं इसमें अधिकतम कितने आते हैं, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है डी के बाद एफ उपकोष, 4 नंबर पे आता है एफ उपकोष, एस उपकोष आता है। इसकी जो आकृति होती है, इसकी आकृति, इसकी आकृति जटिल होती है, जटिल, जटिल, इसकी आकृति जटिल होती है, कठिन होती है। इसमें 7 कक्षक, 7 कक्षक, मतलब एक में अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दो में कितने होंगे, 7 कितने। इसमें अधिकतम, इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये लोग कहानी होगी परमाणु संरचना। ये पूरी बात मैंने आपकी परमाणु संरचना के बारे में बता दिया है। जब परमाणु संरचना की बात करते हैं इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है कक्ष कोष या ऊर्जा स्तर, और एक होता है नाभिक। नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, कक्ष कोष या ऊर्जा स्तर इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये कक्ष कोष होते हैं, बने होते हैं उपकोष। उपकोष 4 है, एस पी डी एफ, और ये उपकोष बने होते हैं कक्षक। एस में 1 कक्षक आता है, पी में 3 कक्षक आते हैं, डी में 5 कक्षक आते हैं, एफ में 7 कक्षक आते हैं। एक कक्षक में देखो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो कक्षक होता है, वो कक्षक होता है। एक कक्षक में विपरीत चक्र में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस उपकोष गोलाकार होता है, पी डबल आकृति का होता है, डी डबल डबल होता है, डी डबल आकार होता है, और एफ ट्रिपल आकृति का होता है। एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, और एफ में 7 कक्षक होते हैं। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 है तो 6 आएंगे, 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। एस में 2, पी में 6, डी में 10, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कोष कोष में बटा होता है, कोष कक्षक में बटा होता है। तो ये होगी तुम्हारी परमाणु संरचना, ये होगी आपकी परमाणु संरचना, और पूरा परमाणु को परमाणु का बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी बातें डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।